नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं वो खबरें जो सबसे पहले आप तक पहुंचती हैं हमारे जरिए। दुनिया भर की वो अपडेट, वो ब्रेकिंग न्यूज जो किसी भी न्यूज नेटवर्क के पास नहीं होती, वो हम बताते हैं आपको, और उससे आप रहते हैं दुनिया भर की खबरों से अपडेटेड, और उन खबरों के पीछे की जानकारी भी आप तक होती है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों को आज हम आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले एक झलकी उनकी देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में सरेंडर कर दिया है। यह बात हमने आपको बहुत लंबे समय से बताई है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका खाड़ी से फरार होने की फिराक में है। ट्रंप बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। सुपर पावर की हेकड़ी को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। उस गुरूर को होर्मुज में डुबा दिया गया जो घमंड लेकर ईरान तक पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जंग की आग लगाता है और जब खुद के हाथ जलने लगते हैं तो पीठ दिखाकर भाग खड़ा होता है। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और अब ईरान। महज 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के बहुचर्चित प्रोजेक्ट फ्रीडम का दम निकल गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। हम दुनिया की जहाजों को, जो जहाज फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालेंगे, ईरान के चंगुल से बचाएंगे, होर्मुज खाली करवाएंगे। बहुत बड़ा लाव लश्कर लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप और मसीहा बनने की कोशिश की। दुनिया भर के लिए खुद को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन क्या कोई डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछ सकता है कि इस प्रॉब्लम की शुरुआत किसने की? क्या ईरान ने होर्मुज अपने आप बंद किया? क्या ईरान ने जानबूझकर हमेशा से होर्मुज बंद रखा? क्या 28 फरवरी से पहले दुनिया के लिए होर्मुज बंद था? एक ऑपरेशन को लॉन्च करना और पूरी दुनिया पर एहसान थोपना और बाद में उसमें फेल हो जाना, यह एक सुपर पावर के सुपर डंप होने की कहानी है। अब ईरान ने जिस तरह से इस पूरे जंग में अमेरिका का सामना किया, उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। हालांकि ट्रंप अभी कह रहे हैं कि समझौते की बात बन रही है, ईरान डील कर लेगा, वरना ईरान को हम बता देंगे। समंदर में अमेरिका का रक्षक खुद ही अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दावा था होर्मुज खुलेगा, हम खोल देंगे, हमारी ताकत है, ईरान को साफ कर देंगे, भूगोल मिटा देंगे, इतिहास बदल देंगे, और फला फला बहुत सारे बेसिर पैर के दावे। हिंदी में एक कहावत है बहुत मशहूर, भारत में बहुत बोली जाती है, थोथा चना बाजे घना। डोनाल्ड ट्रंप के इस गुरूर को महज 3 दिन के अंदर ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। जिस हिसाब से ईरान ने पलटवार किया होर्मुज ब्लॉकेड के बाद, उससे साबित हो गया कि खाड़ी का सुल्तान सिर्फ ईरान है। अमेरिका तो महज दिखावा कर रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा करने के बाद अमेरिका यूएन की शरण में है, जिस यूएन को कूड़े का ढेर कहते हैं। डब्ल्यूएचओ को कहते हैं कि ये बिना काम की संस्था है। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के लिए लेटर लिख चुके हैं। लेकिन अब वही यूएन याद आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जहां रूस और चीन वीटो लेकर बैठे हैं ईरान के लिए। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका के माथे पर लगे इस काले कलंक के बारे में। हम आपको बताएंगे कैसे एक महाशक्ति ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ पर्शिया में आकर खत्म हो गया। हम आपको बताएंगे एक सुपर पावर के गिरते साख की कहानी। हम आपको बताएंगे अमेरिका के सरेंडर की ऐतिहासिक कहानी, और पूरी खबर डिटेल से। फिर हम वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे। अब जब अमेरिका सरेंडर कर चुका, यहां से वापसी की बात हो रही है, दोनों ऑपरेशंस को रोक दिया गया है, तो क्या अमेरिका हासिल करके गया, या फिर उसने अपने बही खाते में सिर्फ बर्बादी दर्ज की? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने एक छोटे से देश ईरान के सामने ऐसे ही घुटने टेक दिए, या फिर इसके पीछे है बहुत बड़ा नुकसान? क्या सुपर पावर की हेकड़ी को होर्मुज की लहरों में दफन कर दिया गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन फ्यूरी के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने निकले थे, भूगोल बदलने निकले थे, नया इतिहास लिखने निकले थे। लेकिन अचानक बीच रास्ते में न सिर्फ ऑपरेशन रोकना पड़ा, बल्कि ऑब्जेक्टिव भी चेंज करने पड़े। हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप के जिद ने अमेरिका का बंटाधार कर दिया। अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाली KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रडार से गायब है। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का एक हवाई टैंकर रडार से गायब हो चुका है।
ना अमेरिका को पता है ये टैंकर कहां है, ना कोई और देश बता पा रहा है, ना इजराइल को पता है। ईरान कह रहा हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका टैंकर आप समझिए। जो विमान अमेरिकी फाइटर जेट्स को हवा में रिफ्यूल करता है वो खाड़ी से अचानक से उड़ते उड़ते लापता हो जाता है। लेकिन ये खबर तो बस शुरुआत है। खबर है कि ईरान ने रूस और चीन के सहयोग से ऐसा हवाई जाल बुना कि जिससे अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक भी भेद नहीं पा रही। माजिद एयर डिफेंस सिस्टम और घातक 358 मिसाइलों ने पेंटागन के अरबों के खिलौनों को कबाड़ में बदल दिया। आंकड़े हैरान करते हैं कि सिर्फ 48 घंटे में अमेरिका को 2 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल्स हो, MQ-9 रीपर ड्रोन हो या फिर सबसे अत्याधुनिक दुनिया की ताकतवर फाइटर जेट F-35 ही क्यों ना हो, सब के सब ईरान में जाकर स्वाहा हुए। यानी ईरान की एक दहाड़ ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की घिग्गी बांध दी। ट्रंप को लगा था ईरान गड़गड़ाएगा, माफी मांगेगा, घुटने पर आ जाएगा, हाथ जोड़ेगा, माई बाप माफ कर दो, आप सुपर पावर हो, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा, आप जहां बोलोगे वहां हम तेल बेचेंगे, आपके बगैर हम कभी तेल नहीं बेचेंगे, हम ओपेक में भी चले जाएंगे। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट को आज रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। हाथ पांव फूले हुए हैं मिस्टर प्रेसिडेंट के। नौबत यह है कि अमेरिका को जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। बताएंगे इस जंग का आकलन करके कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या लेने आए थे और क्या खोकर यहां से निकल रहे हैं। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे चीन की शरण में अमेरिका और ईरान से बचाने की खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी दौरा, इसको कई मायनों में देखा जा रहा है, लेकिन जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चीन के दौरे पर अमेरिका का जाना ईरान युद्ध में सुलह की कोशिश है। 2 महीने की जंग में अमेरिका को वो लताड़ पड़ी है मिडिल ईस्ट में जिसकी कल्पना कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं की थी। और खबर है कि 14 मई को चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। ये वही चीन है जिस पर कभी 500% का टैरिफ कदम 500% टैरिफ लगाया, कभी 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, और अब ड्रैगन की शरण में जाकर ट्रंप ईरान संकट का रास्ता निकालना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि होर्मुज में अपने अरबों डॉलर के हथियार और साख गंवाने के बाद ट्रंप के पास कोई विकल्प ही नहीं है। रूस ने भी हाथ झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया। चीन ने पहले ही हथियार और मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई करके अपने इरादे बता दिए। उधर अमेरिका में बढ़ती महंगाई, डोनाल्ड ट्रंप की गिरती रेटिंग, नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव, ये सब ट्रंप को एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर डाल रहे हैं जहां से वो निकल नहीं पाएंगे। और ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि ईरान के साथ दलदल से निकालने में उन्हें 2 ही मुल्क मदद कर सकते हैं। एक का नाम है चीन और दूसरे का नाम है रूस। लेकिन ट्रंप के पहुंचने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस और चीन का दौरा कर अपनी शर्तें तय कर चुके हैं। रूस ने ईरान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। चीन भी पर्दे के पीछे से बड़ा खिलाड़ी निकला। एक तरफ प्रतिबंधों की घुड़की तो दूसरी तरफ चीन मध्यस्थता की तारीफ भी कर रहा है। ट्रंप खुद को विजेता बताकर इस जंग से सम्मानजनक विदाई चाहते हैं और चीन के साथ इसके लिए सौदेबाजी करना चाहते हैं। वैसे चीन पर मुझे भरोसा नहीं है, चीन सौदेबाजी भी कर सकता है अगर चीन को बहुत बड़ी लालच दी जाती है तो। सवाल यही है, क्या चीन और ईरान मिलकर ट्रंप को एग्जिट रूट देंगे या चीन ट्रंप को वो सहूलियत देगा जिसकी उम्मीद में ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं, या फिर यह दौरा अमेरिका की कूटनीतिक हार पर अंतिम मुहर लगाएगा। बताएंगे आपको जिनपिंग के और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले की यह पूरी अपडेटेड स्टोरी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। ईरान की दहाड़ ने अमेरिका को फरार होने पर मजबूर कर दिया। वैसे अमेरिका फरार तो होता है क्योंकि पहले जंग की शुरुआत करता है और बाद में फिर इलाका खाली कर देता है। यह अमेरिका की पुरानी आदतों में से एक है। आज भी अमेरिका उसी रास्ते पर चलना चाहता है, पीठ दिखाना पुरानी आदत जो रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन मियाद कम है। महज 2 महीने की जंग में अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। महज 48 घंटे के प्रोजेक्ट फ्रीडम का दम निकल गया और फिर अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम होर्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम को रोक चुके हैं और साथ ही साथ हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को भी खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम
सैन्य मिशन को स्थायी रूप से विराम दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते की दिशा में प्रगति हुई है, हालांकि नाकेबंदी जारी रहेगी और तनाव खत्म नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि ईरान की ओर से यूएई के खिलाफ हमले के बाद यह कदम उठाया गया है, यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़े 12 आना। यही कहानी अमेरिका की। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट देखिए। ट्रंप ने लिखा है कि पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान से कोई भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर पाएगा और ना ही कोई शिप अरब सागर से ईरान तक पहुंचेगा। यानी सैन्य दबाव कम नहीं होगा, सिर्फ रणनीति बदली गई। तो ट्रंप ने अपना ऑपरेशन क्यों रोका? क्या वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपना ऑपरेशन रोकने को मजबूर हो गए? हम आपको वो बताते हैं जो ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है, फिर जो लिखा है उस बयान का हम पोस्टमार्टम भी करेंगे, उस बयान की कुंडली भी खोलेंगे। तो ट्रंप ने क्यों रोका प्रोजेक्ट फ्रीडम महज 48 घंटे के अंदर? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है, ऑपरेशन को रोककर अंतिम समझौते को रूप दे रहे हैं। पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध पर कदम उठाया गया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। ईरान से कोई भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर पाएगा। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान समेत कई देश ने इसके लिए अनुरोध किया, हालांकि जो सफल नहीं होता तो ट्रंप उसका ठीकरा पाकिस्तान पर ही फोड़ते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगे थे। अमेरिका ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि वो इस ऑपरेशन में दखल ना दे। इसके बावजूद ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक के जहाजों, व्यापारिक जहाजों और यहां तक कि खाड़ी देशों पर भी हमले शुरू किए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह हमले इतने बड़े नहीं थे कि पूरी जंग दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इससे साफ हो गया कि सीजफायर बेहद नाजुक स्थिति में है और डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को तवज्जो नहीं देता है तेहरान। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 मिनट में औकात बता दी। जैसे ही ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ, तेहरान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए उन जहाजों पर जो अमेरिकी नेवी के जहाज थे। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन ने माना कि स्थिति तो काबू में है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। और इस बात से यह भी आशंका उठ रही है कि ईरान ने अमेरिका की उम्मीदों के खिलाफ जाकर हमला किया, चेतावनी के बावजूद हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप के वार्निंग के बावजूद हमला किया। इसका मतलब यह है कि तेहरान ना डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यू करता है और ना ही अमेरिकी चेतावनी की वैल्यू करता है। यानी एक सुपर पावर की साख तेहरान ने फिर से मिट्टी में मिला दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि कोई बड़ा सैन्य नुकसान ना हो जाए, अमेरिकी मरीज मारे ना जाए, तो ऑपरेशन बंद करना ही ठीक है। ट्रंप को लगा कि ईरान शांत रहेगा और दूसरे देशों के सहारे अमेरिका के सामने आकर गड़गड़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने अमेरिकी नेवी शिप पर और यूएई पर हमला शुरू कर दिया और कहा कि होर्मुज में आने की गुस्ताखी ना करें। अमेरिका कितना मजबूत है, उसकी क्या साख है, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की देखरेख में मात्र 3 शिप ही निकल पाए। बाकी के जहाजों ने अमेरिकी निगरानी से गुजरने से मना कर दिया। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे ईरान की जीत बताया। उनका कहना है ट्रंप को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो इस रास्ते को खुलवाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत सिर्फ 3 जहाज ही सुरक्षित निकाल पाया, जबकि जंग से पहले होर्मुज में औसतन हर रोज 130 जहाज गुजरा करते थे। अब अमेरिका की पॉलिसी क्या है? पहले किसी मुसीबत को पैदा कर दो, फिर उस मुसीबत को खत्म करने के नाम पर खुद को हीरो साबित कर दो। जिस होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, दिन रात पसीना बहा रहा है, वो होर्मुज तो 28 फरवरी से पहले वैसे ही खुला हुआ था। अरे भाई, आपको क्या जरूरत थी आखिर ईरान में हमला करने की? अमेरिका के एनसीटीसी चीफ ने यह कहकर रिजाइन कर दिया कि ईरान से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था या तुरंत किसी खतरे की संभावना नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दादागिरी जो दिखाने की, अपने घमंड के चक्कर में आकर, इजराइल की बातों में आकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और आज की तारीख में
ऑब्जेक्टिव जिसको लेकर ये जंग शुरू की गई थी वो ऑब्जेक्टिव तो भूल जाइए, उसे शायद अमेरिका भी भूल चुका है। आज लड़ाई किस बात पर है कि माई बाप होर्मुज खोल दो। एक ही एजेंडा है, होर्मुज खोल दो। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव तेल लेने गए। तेहरान में सरकार चेंज हुई नहीं हुई, रिजीम चेंज हुई नहीं हुई, तेहरान में तख्ता पलट हुआ नहीं हुआ, तेहरान की ताकत कम हुई नहीं, और भी 50 मैं आपको पॉइंट्स गिना सकता हूं जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अमेरिका और इजराइल पहुंचे थे ईरान तक। आज तो ईरान के डर का आलम यह है कि इन व्यापारिक जहाजों ने अमेरिका की निगरानी में गुजरने से ही इनकार कर दिया। अमेरिका आज नहीं तो कल यहां से चला जाएगा। ईरान वहीं रहेगा जब तक ये संसार है, जब तक ये पृथ्वी है। तो फिर क्या हासिल होगा? इसलिए उन जहाजों ने कहा कि हम यहां से अमेरिकी सुरक्षा में नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हमें दोबारा फिर इस इलाके में आना है। उधर ईरानी हमले के बाद से ट्रंप आनंद फानंद में सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और इसका ठीकरा पाकिस्तान समेत अन्य देशों पर फोड़ा। कहते हैं कि अन्य देश कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया जाए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। एक और ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की बात कह रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन फ्यूरी को भी रोक दिया है। अब जरा मार्को रूबियो का यह बयान आपको सुनवाते हैं। I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. पूरी दुनिया को तेल, गैस और उर्वरक के संकट में फंसाकर अमेरिका मसीहा बनना चाहता है। क्या मजाक है? तानाशाही के इंतहा है। अमेरिका पहले संकट को जन्म देता है, फिर उस संकट को खत्म करने के नाम पर खुद को हीरो कहता है, और अब अमेरिका कह रहा है कि उसने जंग खत्म कर दी, जंग रोक दी है। यहां लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जंग खत्म कब होगी, लेकिन अचानक और चुपचाप तरीके से एक तरफा अमेरिका ने जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। लेकिन जंग उन्हीं को खत्म भी करना था। शुरुआत तो अमेरिका ने की थी, वो भी एक शक पर। अमेरिका को लगा था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सही वक्त है, परमाणु हथियार के नाम पर ईरान को हमला कर दो। ईरान को इस वक्त तोड़ा जा सकता है, वहां पर तख्ता पलट किया जा सकता है। यही ऑब्जेक्टिव था ना ईरान में अमेरिका और इजराइल का। तो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो ईरानी भी एकजुट हो गए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। और अब जब जंग में जीतना मुमकिन नहीं लगा तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यहां से अब हीरो बनने का रास्ता ढूंढा जाए। तो हीरो कैसे बना जाए? तो उनको कई कमांडर्स या सैन्य अधिकारियों ने कहा होगा कि भाई माई बाप वहां पर हमारे बहुत सैनिक मौजूद हैं, क्यों ना हम उन 200 जहाजों को निकालें। जैसे वो जहाज वहां से निकल जाएंगे और पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में पहुंच जाएंगे तो अमेरिका की बहुत बड़ी तारीफ होगी, बहुत वाहवाही होगी, कद और साख दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन साफ और सटीक शब्दों में कहें तो अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, जंग से भाग रहा है, होर्मुज बंद है, दुनिया में तेल, गैस और उर्वरक संकट है। और डोनाल्ड ट्रंप साख बचाने के लिए कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे ताकि ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान इस रास्ते से अलग जाकर हमला कर रहा है और बता दिया कि वो अमेरिका से अलग सोचता है और एक अलग रास्ते पर है।
आपको ट्रंप के 3 बड़े मिशन बताते हैं, कैसे इन मिशनों को शुरू किया गया और बाद में कैसे भाग खड़े हुए। हर बार ट्रंप खुद ही जंग शुरू करते हैं, रोक देते हैं और कहते हैं अब जीत गए। पाकिस्तान और बाकी देश के कहने पर वो जंग रोक रहे हैं, अब दलील ये दी जा रही है। आप देखिए, मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, प्रोजेक्ट फ्रीडम और ईरान पर हवाई हमला। एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को शुरू किया, हमला किया, बंद कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम 48 घंटे पहले शुरू किया, होर्मुज खुलवाने का अभियान था, बंद कर दिया। ईरान पर हवाई हमला किया, पावर ग्रिड पर हमला किया और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ उसके 48 घंटे के बाद कहा हम हवाई हमला नहीं करेंगे, बंद कर दिया। यूएस ने खुद ऑपरेशन को रोका, ट्रंप ने रोकने का ऐलान किया और कई बार हमलों को टाला गया। यह है इस पूरे वॉर की कहानी, लब्बो लुबाव। चलिए अब आपको ट्रंप के कुछ दावे और उनकी हकीकत से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि दुनिया का मानना यह है कि अगर कोई जंग का जिम्मेदार है, कोई तबाही का जिम्मेदार है, कोई आर्थिक सुनामी का जिम्मेदार है, कोई इन्फ्लेशन का जिम्मेदार है, तो वो एकमात्र डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान में रिजीम चेंज कर दिया। हकीकत यह है कि मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दावा किया कि ईरान परमाणु बम कभी नहीं बना पाएगा। हकीकत यह है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और यह भी दावा है कि वो बहुत जल्द न्यूक्लियर हथियार पर काम शुरू करेगा। फिर दावा किया गया कि ईरान का मिसाइल पावर हमने खत्म कर दिया है, सेना, नौसेना, एयरफोर्स तबाह कर दी है। हकीकत यह है कि मिसाइलों का भंडार आज भी मौजूद है, जिस पर CIA भी मुहर लगा चुका है और होर्मुज आज भी बंद है। दावा किया गया ईरान डील करने के लिए बेताब है। हकीकत यह है ईरान ने साफ साफ कह दिया हमें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, खास करके अमेरिका से। दावा किया गया अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाएगा। हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। दावा किया गया ऑपरेशन प्रोजेक्ट से जहाज सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सेना, इतने पावरफुल लोग होर्मुज की खाड़ी से सिर्फ 3 जहाज निकाल पाए और उस पर भी अमेरिकी शिप पर हमला हो गया। दावा किया गया अमेरिकी ब्लॉकेट से ईरान बर्बाद हो जाएगा। हकीकत यह है कि ईरान ऑल्टरनेटिव रूट से चीन और रूस से लगातार व्यापार कर रहा है। आपको याद होगा जब भी ट्रंप जंग रोकते हैं या ऑपरेशन रोकते हैं तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी ट्रंप यही कह रहे हैं। हालांकि हम आपको एक बात डंके की चोट पर बताना चाहते हैं कि ट्रंप से किसी ने भी नहीं कहा होगा, लेकिन ट्रंप पलटी मारने में माहिर है। कहते हैं कि एक बार गिरगिट भी शर्मा जाए ट्रंप के पलटी मार वाली नीति पर, चेहरे पर। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के पीछे डिफेंस एक्सपर्ट का क्या बयान है, आपको सुनवाते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही अमेरिका ने इसको शॉर्ट पीरियड के लिए पॉज कर दिया और इसके पीछे कारण यह दिया है कि पाकिस्तान के माध्यम से जो ईरान से वार्ता हो रही है उसमें सहूलियत हो और जल्दी से हम वार्ता में किसी नतीजे पर पहुंचे, इसके लिए पॉज किया गया है। लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो बात कुछ और नजर आती है। पहली बात तो यह लगती है कि ईरान में जो ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वहाँ के जो नरमपंथी हैं जैसे पेजेशकियां, उनके साथ IRGC की कमांडर्स की थोड़ी तल्खी बढ़ गई है। उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है जिस तरह से IRGC की कमांडर्स ने UAE पर अभी आक्रमण किया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा डिफेंस डील किया है मिडिल ईस्ट के अपने समर्थक देशों के साथ में, जिसमें वो सऊदी अरेबिया, इजराइल, UAE, जॉर्डन, कतर, इन सब जगहों पे बहुत ही एडवांस और उन्नत किस्म के एयर डिफेंस और तरह तरह के वेपन्स डिप्लॉय करने जा रहा है। वैसे बेशक अमेरिका कुछ भी डिप्लॉय करने जा रहा हो, लेकिन ईरान ने जब मारना शुरू किया तो कहां गए अमेरिका के सारे हथियार, सारा एयर डिफेंस सिस्टम। खाड़ी देशों को अमेरिका कहता था कि हम तुम हमारी शरण में रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब खाड़ी देश अमेरिका को कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आप यहां से जाइए, हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही संभाल लेंगे। अमेरिका का कहना है कि सीजफायर लागू होने के बाद भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, तो आप रोक लीजिए। भाई आप तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्यों नहीं रोक पा रहे ईरान को? अमेरिकी सेना के मुताबिक युद्धविराम के बाद से अब तक ईरान 10 बार सैन्य जहाजों, 9 बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुका है। 2 कंटेनर जहाजों को भी जब्त करने की बात सामने आ रही है।
तो ये सवाल कोई अमेरिका से क्यों नहीं पूछता? अमेरिका ने कितने जहाजों पर रेड किया, कितने जहाजों को कब्जे में लिया, कितने जहाजों को अमेरिका ने समंदर के बीचे बीच कब्जाने की कोशिश की। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में खुद को पायरेट कहा, आधुनिक समुद्री डाकू कहा। ईरान से थके हारे ट्रंप और अमेरिका अब क्या करें और कहां जाएं ये नहीं समझ पा रहे हैं। अमेरिका ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया। इसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली तुरंत रोकने को कहा गया है। आपको यह याद रखना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के दो दोस्त रूस और चीन भी हैं। और अगर ईरान के खिलाफ यूएनएससी में कुछ हुआ तो ये दोनों मुल्क वीटो लगाने से परहेज नहीं करेंगे, या दोनों में से कोई एक भी वीटो लगा देता है तो प्रस्ताव ही गिर जाएगा। उधर ईरान ने यूएई पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूएई ने कहा कि उसके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही रोक लिया है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। आईआरजीसी ने इस तस्वीर को जारी किया है। ईरान ने इस तस्वीर के जरिए क्या दिखाने की कोशिश की, वो ये कि कहां तक अब होर्मुज में ईरान का कंट्रोल है। अगर उस एरिया में कुछ भी गतिविधि की गई तो ईरान डायरेक्ट फायर करेगा और इसीलिए इस इलाके में वो कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जरा इस मैप को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एक तरह से समुद्री रास्ते के लिए तैयार किया गया मैप जैसा ये दिख रहा है। और ये जो लाल वाला पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये रेड जोन जो देख रहे हैं, ये रेड जोन ईरान अपना बता रहा है और कह रहा है इस पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल है। यानी यहां से एक मछली इस तरफ से उस तरफ नहीं हो सकती, जिस हिसाब का ये नक्शा जारी किया गया है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। और अमेरिका कह रहा है कि हमने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। तो फिर आप ईरान क्या करने गए थे? होर्मुज बंद कराने गए थे। और होर्मुज बंद कराकर अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान समझे, दुनिया के देश समझे, हम दुनिया के अलग अलग दूसरे देशों के हवाले करके होर्मुज को हम जा रहे हैं। और अमेरिका की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, होर्मुज को लेकर जो परेशानी हुई उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। यूएनएससी में भी ईरान के खिलाफ शिकायत, अमेरिका के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। जो भी परेशानी हो रही है अमेरिका ईरान को और ईरान अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। उधर ईरान ने जवाब दिया कि 47 सालों तक प्रतिबंध ईरान पर लगा था, अमेरिका पर नहीं। यह आर्थिक आतंकवाद है, दादागिरी है। पहले भी होर्मुज में सारी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन अमेरिका ने हमला कर माहौल बनाया। तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं, सिर्फ ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ही जिम्मेदार है। अब आपको एक एआई तस्वीर दिखाते हैं जिसको ईरान ने जारी किया है। यह है वो तस्वीर जो ईरान ने जारी किया है। दरअसल ईरान सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स बनाकर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाता रहा है और अपनी सेना की ताकत दिखाता रहा है। ईरान कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अमेरिका सरेंडर करके भाग चुका है। जाहिर है अमेरिका और ईरान में शांति हो या ना हो, लेकिन खाड़ी में ट्रंप तो सरेंडर कर गए हैं, इस बात पर मुहर लग गई है। जंग में जीत हो नहीं पा रही, साथ कोई दे नहीं रहा। नेटो देश भी हाथ खड़े कर चुके हैं। इजराइल जो कल तक जंग लड़ रहा था वो भी अब शांत दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका को सरेंडर करना ही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि नाकेबंदी जारी रहेगी, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म कर दिया गया है। तो फिर अमेरिका की घेरेबंदी का क्या मतलब है? इसके पीछे की थियरी क्या है? चलिए ये भी जानते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं वहां पर सैनिकों का रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए युद्धपोत पर और अन्य शिप पर सैनिक भी रुके हुए हैं और उनकी देखभाल और सुरक्षा की दृष्टि से सारे युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए गए। यानी एक घेरेबंदी ईरान के लिए नहीं है। अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है और छिपाने की कोशिश ये कर रहा है कि वो अपने सैनिकों की रक्षा के लिए वहां मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर कहें
तो ईरान की दहाड़ के बाद ट्रंप का फरार होना तय माना जा रहा है। अब चलिए वो लिस्ट भी देख लीजिए जब अमेरिका हारता रहा है और फिर जंग से भागता रहा है। वियतनाम युद्ध, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। 20 साल की लंबी लड़ाई, भारी नुकसान के बाद मजबूरन पीछे हटना पड़ा, हासिल कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में किरकिरी हुई और अमेरिका का पहला असफल ऑपरेशन बना। अफगानिस्तान युद्ध, $2 ट्रिलियन से अधिक का खर्च, तालिबान ने अंततः सत्ता हासिल कर ली वापस और 21 साल के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से उसी तालिबान को हैंडओवर करके भागना पड़ा जिसके खिलाफ वो 20 साल तक लड़ाई लड़ता रहा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? जबरदस्ती इराक युद्ध में अमेरिका कूदा, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय साख को धक्का लगा, एक नए संघर्ष और इस इलाके में अस्थिरता को अमेरिका ने जन्म दिया। ईरान जंग, परमाणु कार्यक्रम का आरोप लगाकर अमेरिका ने हमला किया और अब सैन्य ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने जंग तो खत्म कर दिया, लेकिन वो फिर हमला करेंगे या नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पलटी मारने में भी ट्रंप का कोई सानी नहीं है। और अगर जंग में अमेरिका को कुछ नहीं मिला और जंग में अमेरिका ने खोया बहुत है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उस तासीर के व्यक्ति हैं कि यहां से वो खाली हाथ चले जाएं? मुझे नहीं लगता। यानी कुछ तो कुछ पर्दे के पीछे है। अभी क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दी है। यूएस की बात नहीं मानी तो बमबारी होगी, यूएस की बात मानी तो ब्लॉकेड हटा लेंगे, ईरान को हर हाल में होर्मुज को खोलना ही होगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोक चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ईरान ने 60 दिन में ऐसा क्या कर दिया कि एक बहुत कमजोर मुल्क जो लगभग 50 साल से अमेरिकी सैंक्शन का सामना कर रहा है, उसके सामने ही अमेरिका को सरेंडर करना पड़ गया? ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि महज 2 महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ पांव फूल गए? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि 2 महीने की लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप सर पीट रहे हैं और अमेरिका की किरकिरी हो रही है? पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। होर्मुज के पास उड़ान भरते समय अमेरिकी वायुसेना का एक एयर टैंकर विमान गायब हो गया। KC-135R इसका नाम है। विमान ने 7700 यानी जनरल इमरजेंसी सिग्नल जारी किया और कतर की ओर मुड़ते ही गायब हो गया, जो संभवतः तकनीकी खराबी या हमले का संकेत है। अभी तक किसी मलबे की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया का दावा यह है कि जैसे ये प्लेन दिखा, ईरान ने इसको निशाना बना लिया। हालांकि ईरान ने कहा इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को गिराने के पीछे कौन है और ये विमान क्या है, पहले ये समझ लीजिए। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना का मुख्य हवाई ईंधन भरने वाला विमान है जो 60 से अधिक वर्षों से सक्रिय है। इसकी प्रमुख खासियतें अत्यधिक ईंधन क्षमता है, हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के लिए रिफ्यूलिंग करना है, साथ ही कार्गो और मरीजों को ले जाने की क्षमता भी है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर की ऐतिहासिक उत्पादन लागत 1990 के दशक के अंत में लगभग $39 मिलियन रही। यानी विमान किसी छोटे रकम की नहीं है और यह उस जीपीएस लोकेशन की तस्वीर है जिसमें एक
विमान जो कि KC-135 स्ट्रेटो टैंकर बताया जा रहा है, वो होर्मुज के ऊपर पर्शियन गल्फ में किसी मक्खी की तरह चक्कर काटता है और अचानक से गायब हो जाता है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो मैप की तस्वीर है जिसमें कुछ देर तक ये विमान दिखा, लेकिन अचानक से रडार से ये गायब हो गया। अब ये विमान कहां है? क्या विमान क्रैश हो चुका है? क्या इसे मार दिया गया? क्या तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हो गया? किसी को नहीं पता। और सबसे खतरनाक बात कि विमान कहां गया ये ना अमेरिका बता पा रहा है और ना ही इजराइल बता पा रहे हैं। तकनीक के मामले में दोनों की कोई सानी नहीं है। इस विमान की खासियत भी जान लीजिए। हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन भर देता है। यह चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है, जिससे अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को ऑपरेट कर पाता है। यह एक साथ 90,000 किलोग्राम ईंधन लेकर उड़ता है। 900 किलोमीटर पर घंटा के आसपास क्रूज स्पीड है। मल्टी रोल ईंधन के साथ कार्गो और मेडिकल सपोर्ट भी लेकर जाता है। 1950 से सेवा में है। आज भी कई देशों की एयरफोर्स में से सक्रिय माना जाता है। आपको याद होगा, ईरान से जंग के बीच ही होर्मुज की तस्वीर लेने के लिए ड्रोन भी इसी तरह गया था, जो कि गायब हो गया था, जिसका मलबा 5 दिन की कुछ बाद होर्मुज से कुछ दूरी पर मिला। उस समय भी ईरान ने कहा था कि हमने इसे निशाना नहीं बनाया, लेकिन सबको पता था कि अमेरिकी MQ-9 रूपर ड्रोन के साथ क्या हुआ। अब अमेरिकी नौसेना का एक MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से गायब हो गया। यह ड्रोन 50,000 फीट से नीचे गिरकर रडार से गायब हुआ। बाद में अमेरिकी नौसेना ने इस बात की पुष्टि की कि यह $240 मिलियन का ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि खबर यह आई कि मिसाइल से ईरान ने इसे हिट किया था, टारगेट किया था। खबर यह भी है कि चीन और रूस मिलकर वो तकनीक दे रहे हैं जो कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। खबर है कि ईरान ने अपने स्वदेशी माजिद एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके कई प्लेन और ड्रोन्स को मार गिराया है। यह हीट सिंकिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे स्टेल्थ विमान द्वारा छोड़ी गई गर्मी को ट्रैक करके हमला किया जाता है। 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक के कारण बचना मुश्किल हो जाता है और मिसाइल सीधे जाकर अपने लक्ष्य को हिट करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ स्ट्रेटो टैंकर की बात है? अगर अमेरिका ने अपने कदम वापस खींचे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? कितना लॉस हो चुका है अभी तक? और खास करके स्ट्रेटो टैंकर के गायब होने के बाद पेंटागन के होश उड़ गए। उन्होंने कहा बंद करो सब, हमारे पास बजट नहीं है। यानी ईरान से लड़ना ट्रंप को पड़ गया महंगा। टॉमहॉक मिसाइलें जो फोड़ी, टोटल कीमत उनकी 850, मिसाइलों की 20 करोड़ रुपए। एक मिसाइल की अगर आप इसको 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत हो जाएगी 1700 करोड़ रुपए। F-15E फाइटर जेट 4 नष्ट हुए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, चपत 1150 करोड़ रुपए। हथियार KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, अब तक 9 टैंकर गिराए जाने की बात सामने आ रही है। एक की कीमत अगर 694 करोड़ है तो सबकी मिला की कीमत हो जाएगी 6246 करोड़ रुपए। हथियार MQ-9 रीपर ड्रोन अब तक 17 मार गिराए हैं, एक की कीमत 277 करोड़ है। टोटल चपत 4709 करोड़ रुपए की। अब आ जाइए दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट पर, F-35 फाइटर जेट। 3 F-35 मार गिराए, एक की कीमत 277 करोड़ है, 3 की कीमत 831 करोड़ है। अब आ जाइए UH-60M हेलीकॉप्टर, एक मार गिराया, इसकी कीमत 185 करोड़, कुल चपत 185 करोड़।
अवैक्स की बात कर लीजिए, 2 इस्तेमाल किए, दोनों उड़ा दिए गए। एक की कीमत 6,000 करोड़, दोनों की कीमत 12,000 करोड़। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर नष्ट किए, एक की कीमत 400 करोड़ रुपए। सबको अगर आप जोड़ लें तो ये अमेरिकी टाइटैनिक में छेद की तरह है। फरवरी 2026 में शुरू हुई ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को अब तक $25 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों में 16 से अधिक अमेरिकी सैन्य बेस क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग $2.8 बिलियन के सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। CSIS की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने लगभग 3 बिलियन यानी कि 19 से 23 हजार करोड़ रुपए के सैन्य विमान, ड्रोन और रडार प्रणालियां इस जंग में खोई हैं। केवल अप्रैल 2026 के शुरुआती हफ्तों में अमेरिका के 24 से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर दिए गए, जिनकी कीमत 6,000 करोड़ से ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें कतर का अल उदैद बेस भी शामिल है, जिसमें संघर्ष में 16 में से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। कईयों के घायल होने की पुष्टि कर दी गई। हालांकि अमेरिकी सैनिकों के मरने का दावा ईरान ने ज्यादा किया और आरोप लगाया कि अमेरिका अपने मारे गए सैनिकों को सम्मान भी नहीं दे रहा, उनकी जानकारी छिपा रहा है। अमेरिका ने कहा डेटा गलत है। पेंटागन के मुताबिक युद्ध की कुल लागत $25 बिलियन यानी कि 2,09,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। जबकि अगर बात करें तो युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चलिए अब आपको अवैक्स की तस्वीर दिखाते हैं, जिसको ईरान ने मारकर मिडिल ईस्ट की रेतीली जमीन में दफन कर दिया। ये एक बेहद खास विमान है अवैक्स। ये एयर कमांड सिस्टम की तरह, अर्ली वार्निंग एयर कमांड सिस्टम की तरह काम करता है। अगर अवैक्स की तस्वीर है तो पीसीआर जरूर दिखाइएगा दर्शकों को। बहुत महंगा विमान। अगर जमीन पर किसी भी तरह से कोई कमांड ऑपरेट ना कर रहा हो तो इस विमान को लगाकर हवा से ही उस इलाके में जंग लड़ी जा सकती है और कमांड पूरी तरीके से अवैक्स के पास रहेगी। लेकिन ईरान ने उस अवैक्स को भी ढेर कर दिया, यानी कि एक हवाई कमांड सेंटर को। अब अगर अवैक्स को आप देखेंगे तो ये E3 सेंट्री से लैस है। आसमान का फ्लाइंग रडार है, बोइंग 707-320 पर आधारित है। एडवांस सर्विलांस विमान है। 30 फीट का रडार गुंबद होता है। जमीन से समताप मंडल तक ट्रैकिंग क्षमता है। 250 मील रेंज में दुश्मन की हर हलचल पर नजर रहती है। IFF सिस्टम से दुश्मन और अपने देशों की पहचान कर लेता है। लो फ्लाइंग टारगेट भी इसकी ताकत से नहीं बच पाते हैं। ग्राउंड क्लटर में भी सटीक डिटेक्शन, दुश्मन विमान और जहाजों की लाइव ट्रैकिंग करता है। मतलब आप इससे कोई भी काम करा लीजिए, या आसमान में बैठे 220-250 मील के ऊपर वो तीसरी आंखें जिसकी नजर से कुछ छिप नहीं सकता है, और सारा डेटा पहुंचता है सीधे कमांड सेंटर तक। और ये भी 3 नष्ट कर दिए गए। अब जरा सोचिए कि अमेरिका को किस हद तक नुकसान हुआ। अवैक्स के नुकसान के बाद से अमेरिका के होश उड़ गए, और यही वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से जा रहा है और कह रहा है कि हमने जंग रोक दी है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और आज की तारीख में कहानी यही है। अमेरिका को पता चल गया है कि यहां जितने दिन रहे उतना नुकसान बढ़ता चला जाएगा। इससे अच्छा है कि यहां से बोरिया बस्तर बांधकर 9-2-11 हो लिया जाए। अमेरिकी विमानों के नुकसान पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। यूएस एयरफोर्स का एक KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है वो शायद पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मिसिंग है। लास्ट ऐसा बताया जा रहा था कि उसने अपने IFF यानी आइडेंटिफाई फ्रेंड और या फो पर 7701 स्क्विक किया था। यह कोड तभी इस्तेमाल होता है जब हवाई जहाज किसी इमरजेंसी में हो सकता है कि उसमें कोई फ्यूल सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकता है कोई इंजन प्रॉब्लम हो, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है कि वह ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम जिसके पास रूस द्वारा सप्लाइड S-300 है
और चीन द्वारा सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसके मिसाइल से हिट हुआ हो। यानी मारा तो ईरान ने ही है, लेकिन ईरान फिलहाल यहां बातों को और ज्यादा हवा नहीं देना चाहता, इसलिए ईरान ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि आप ढूंढिए आपका विमान, आपने कहां फेंका, कहां मारा, कहां उतारा, हमें क्या पता। और अमेरिका जो इतना अत्याधुनिक है कि वो जमीन के नीचे दबे तेल को भी हवा से ही सूंघ लेता है, वो अपने एक एयर रिफ्यूलर टैंकर को नहीं ढूंढ पा रहा है। खैर, जब विमान का मलबा सामने आएगा, ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा, तब जाकर असली कहानी पता चलेगी। वो कहते हैं ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई तो नहीं छिपेगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका के यहां मिडल ईस्ट में छिपने की नौबत जरूर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि अमेरिका ने पूरा स्टेज सेट कर दिया है कि अमेरिका को यहां से वापस कैसे जाना है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ईरान और अमेरिका में कोई डील नहीं है। तो जब तक डील नहीं है, तब तक गेम ओवर नहीं है। तो डील कौन कराएगा? पहले यह माना गया कि भाई पाकिस्तान में डील हो जाए, बाद में ईरान ने खुद ही कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करना कुल्हाड़ी पर कूदने के बराबर है, क्योंकि वो अमेरिकी दलाल की तरह बात करते हैं, वो हमारी नहीं सुनते, वो अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी टीम की दलाली में लगे हैं। वो बात मानने को तैयार नहीं, वो सिर्फ उनकी गाते रहते हैं। तो वो तो खत्म हो गया, उसको आप कट कर दीजिए। अब आइए नंबर 2, रशिया। अब्बास अराक्ची रूस के दौरे पर जाते हैं 27 अप्रैल। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी, और लगभग उसके 2 दिन के बाद 1.5 घंटे तक ट्रंप और पुतिन और ट्रंप की बातचीत होती है। क्या सॉल्यूशन निकल पाता है? डील पर बातचीत हो पाती है? नहीं। रूस ऐलान कर देता है कि हम ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखेंगे। अब कौन बचा? एक ही व्यक्ति, एक ही देश, ड्रैगन या कहिए चीन, और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 से 15 मई को चीन का दौरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर पूरी दुनिया में फैली, पता चला कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जा रहे हैं बीजिंग। वांगी से मुलाकात करेंगे, शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मार्च महीने में होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। इससे पहले युद्ध का एजेंडा नहीं था। मुख्य मुद्दा था शिखर वार्ता में ताइवान, व्यापार और जियोपॉलिटिकल तनाव जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो यात्रा होने जा रही है, उसके सेंटर पॉइंट में होर्मुज। वो होर्मुज जो अमेरिका के गले की हड्डी है। अमेरिका इसे ना निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है। कभी कहता है मैं जहाज निकलवाऊंगा, फिर कहता है मैं नहीं निकलवाऊंगा। कभी कहता है मैंने होर्मुज खोल दिया, फिर कहता है हमने होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। कभी कहता है ईरान सरेंडर कर दे वरना ईरान को मिटा देंगे। फिर कहता है हम ईरान से डील कर रहे हैं। तो ईरान के हाथों पिटने के बाद ट्रंप को लगा कि इस मैटर में अगर कोई मीडिएशन कर सकता है तो वो आज की तारीख में चीन, क्योंकि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। और इसलिए खबर यह है कि चीन की शरण में जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ड्रैगन से जाकर मिन्नतें करेंगे कि हमारे लिए कोई एग्जिट रूट बनाइए। हमने आपको 79 से लेकर आज तक बहुत मदद की। हमने आपको चीन से नया चीन बनने में हेल्प किया। हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दी। हमने आपको डॉलर्स ला के दिया। हमने आपको पैसा दिया। तो अब कम से कम आप एक काम कीजिए, हमें ईरान से सुरक्षित निकलने का रास्ता बताइए, या फिर हमारी ईरान से डील करा लीजिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी डील हो चुकी है, बस कुछ मुद्दों पर बातचीत बाकी है। हालांकि ट्रंप पहले से ही चीन पर भी फायर है। ट्रंप ने चीन को चेतावनी दे दी कि अगर उसने ईरान को हथियार सप्लाई किए तो बीजिंग पर 50% से अधिक का टैरिफ लगाएंगे। वैसे इस धमकी को ऐसे पुड़िया बनाकर ईरान और चीन ने डस्टबिन में डाल दिया, और उसके अगले ही दिन
दर्जनों की संख्या में कार्गो विमान लैंड हुए ईरान में, जिसके बाद चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान को किसी भी तरह की हथियार आपूर्ति के लिए चीन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन ने कहा हम इसकी परवाह नहीं करते, हमें हमारे लोगों की चिंता है, हमें एनर्जी नीड है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कहां से आएगी। लेकिन अब जब अमेरिका फंसा है तो वो देख रहा है चीन की तरफ कि हमारी डील किसी तरह से ईरान से हो जाए, इसमें चीन कोई पॉजिटिव भूमिका निभा दे। चीन कह रहा है अमेरिकी प्रतिबंधों को पहले हटाओ, चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं उसको खत्म करो, विदेशी प्रतिबंध हटाओ, हमारी संपत्तियों को फ्रीज किया उसको खत्म करो, तब जाकर डील पर कोई बातचीत होगी। तो क्या ट्रंप का यह बीजिंग दौरा कुछ काम आएगा या इससे पहले अब्बास अरागची फील्डिंग सेट कर देंगे? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।